Hello class. Today we will do chapter 11 measurement and motion. So in this chapter we are going to learn about the need for measurement, measure the length and distance of common things, describe standard units of measurement, describe the SI unit of length, time, mass and temperature, demonstrate the correct way to measure length, analyze the importance of estimation skills, explain the terms motion and rest, and explain different types of motion. So let's start with the very first topic, which is measurement. In order to know how far one place is from another, we need to find the distance between the two places. अगर हमें ये जानना है कि एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर है, तो हमें क्या चाहिए? उसके बीच का डिस्टेंस. तभी तो हमें पता लग पाएगा कि एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर है. Distance is the length of the path between two places. Please underline this line. तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस वो लंबाई है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हम मेज़र कर सकते हैं. ओके, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की लंबाई को हम बोलते हैं डिस्टेंस. If we measure the length of the path between the two places, we know how far they are from each other. So length is a measurable quantity. Of course, देखो आप अपने घर से चले स्कूल पहुँचे. अब आपको ये अगर बताना हो कि आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? 5 मिनट की दूरी पर है, 2 मिनट की दूरी पर है? नहीं, ये इतना कन्वीनियंट नहीं है, इतना एक्यूरेट नहीं है. आप बताएंगे 200 मीटर है, 300 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है. इस टाइप से आप बता सकते हैं कि आपके घर और स्कूल की दूरी कितनी है. तो आप दूरी को नाप सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कितनी है दूरी. तो ये क्या है? एक मेजरेबल क्वांटिटी है, क्योंकि आप लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, आप डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं. एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी. तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. हर वो क्वांटिटी जिसे आप नाप सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि लेंथ, भाई लंबाई आप नाप सकते हैं. मास किलोग्राम में नाप सकते हैं कि कितने किलोग्राम मास है इसके अंदर. उसके अलावा टाइम को भी आप मेज़र कर सकते हैं. टाइम को आप बता सकते हैं आवर्स में, मिनट्स में, सेकेंड्स में. ओके, तो ये कुछ फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो गई. इसके अलावा और भी हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, जैसे कि वॉल्यूम, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर. कितना टेम्परेचर है, कितने डिग्री सेल्सियस है, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है, आप बता सकते हैं. तो ये जितनी भी क्वांटिटीज़ मैंने अभी आपको बताई, ये हम नाप सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़. Measurement is an integral part of our everyday life. While buying fruits and vegetables, the vendor weighs them on a balance or a weighing scale to give us the desired quantity. तो देखो, नापना हमारे डे टू डे लाइफ की एक एक्टिविटी है. हम सामान लेने जाते हैं तो भी हम उसे तोल कर लेते हैं. हम पेट्रोल फिल करवाते हैं तो भी उसको मेज़र करके भरवाते हैं. अगर हम कपड़े भी लेने जाते हैं तो भी हम उसकी लंबाई, चौड़ाई सब देखते हैं. ओके, तो डे टू डे एक्टिविटी है ये. हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ कैरी आउट ही मेज़रमेंट की वजह से ज़्यादातर हो पाती हैं. आपको कोई भी वेंडर या फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर ये नहीं कह सकता कि ये 2 मैंगोज़ हैं और ये 2 मैंगोज़ 2 किलो के हैं. भाई जब तक आप तुलवा नहीं लोगे, आप कैसे इस चीज़ को मान सकते हो कि 2 मैंगोज़ 2 किलो के हैं? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेज़रमेंट हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए. फॉर गेटिंग अ ड्रेस स्टिच्ड वी नीड टू गिव मेजरमेंट्स टू द टेलर. अब देखो, अगर आपको अपने कपड़े भी सिलवाने हैं तो आपको टेलर को सबसे पहले मेजरमेंट्स देने होंगे. वाइल कुकिंग अ डिश वी हैव टू मिक्स इंग्रेडिएंट्स इन राइट प्रपोर्शंस. टू स्टोर ग्रॉसरीज वी नीड वेसल्स ऑफ प्रॉपर कैपेसिटीज. Let us understand it through some examples. So a cloth merchant uses a meter scale to measure cloth. अगर आप कपड़ा लेने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपको अंदाजे से कपड़ा काट के दे देगा, आप प्रॉपर उसको मेज़र करेंगे. ओके. While selling mangoes, a fruit seller weighs the selected mangoes with a beam balance or a weighing scale. ठीक इसी तरीके से जैसे आप कपड़ा मेज़र करके लेते हैं मीटर स्केल से, उसी तरीके से अगर आपको फल लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं, तो कैसे वो देता है? वो आपको तोल कर देता है तराजू से. He keeps the selected mangoes on one arm and a known weight on the other arm. किस तरीके से तोलता है? अगली बार जब भी आप मम्मा के संग जाएं तो देखिएगा कि 2 आर्म्स होते हैं, उसके 2 होते हैं और कुछ इस तरीके से होता है. मैं थोड़ा सा आपको बनाकर दिखाती हूँ. ये इस तरीके से होता है. ओके, ये यहाँ पर होगा और ये इस तरफ.
यहाँ पर एक जगह होगी, यहाँ पर एक जगह होगी। एक तरफ वो रखेगा वेट कि भाई आपको 1 किलो लेना है तो 1 किलो का वज़न यहाँ रख देगा, और दूसरी तरफ वो आपकी रख देगा मैंगोज़ या जो भी आपको चीज़ तोल कर लेनी है। ओके, तो इस तरीके से आपको वो जो वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है वो वे करके देते हैं। ओके, in each of the above examples, an unknown quantity was measured by comparing it with a known fixed quantity of the same kind. Thus, measurement is a process of comparing an unknown quantity with a known fixed quantity. Unit is the name of the known fixed quantity. तो आपने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे उनमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो तुली हुई नहीं है उसको तोला जाता है उस चीज़ से कंपेयर करके जो चीज़ तुली हुई है। जैसे कि आपने बोला कि भैया मुझे 1 किलो आम दे दीजिए, उसने तराजू में एक तरफ 1 किलो का बाट रखा, उसे बोलते हैं बाट, वेट, 1 किलो का वेट रखा, और एक तरफ उसने तोलना शुरू किया आपके आमों को। 1 आम रखेगा, 2 आम रखेगा, 3 आम रखेगा, वो जब तक आम रखता रहेगा जब तक कि वो एक बराबर ना हो जाए। तो भाई मैंगोज़ की क्वांटिटी हमें नहीं पता थी, मैंगोज़ हमें तोलने थे, वो अननोन क्वांटिटी हो गई। जो वेट हमने 1 किलो का रखा वो नोन क्वांटिटी थी। तो मेज़रमेंट क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें एक अननोन क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है एक नोन क्वांटिटी के साथ। सो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। अब भाई स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, आप अगर कोई लिक्विड है तो उसको लीटर में मेज़र करेंगे, है ना, आप उसे किलोमीटर में मेज़र नहीं कर सकते। भाई क्या आप पेट्रोल लोगे तो बोलोगे कि नहीं मुझे 10 किलोमीटर का पेट्रोल चाहिए, नहीं, आप बोलोगे मुझे 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, मुझे 100 रुपये का पेट्रोल चाहिए, तो 100 रुपये में जितना भी लीटर में आएगा पेट्रोल वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, यानी कि जो भी आपको मेज़र करना है उसकी एक स्पेसिफिक यूनिट होगी, उसी यूनिट में आप उस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। In earlier times, people used different body parts such as handspan, forearm, and foot to measure length. The problem with these units was that the sizes of the body parts would differ from one person to another, so they are called non-standard units. Measurements made with non-standard units give inconsistent results. It led to confusion and conflict. अब पहले क्या होता था कि लोग ना हाथ से नाप लेते थे। मैं बिल्कुल आपको करके दिखाती हूँ। इस टाइप से पहले लोग नाप लिया करते थे कि भाई ये देखो ये इतने मेज़र हो गया, ये इतना मेज़रमेंट हो गया, ये इतना मेज़रमेंट हो गया, ठीक है। पर ये प्रॉपर नहीं था तरीका, क्योंकि भाई मेरा हाथ ये है, हो सकता है किसी का हाथ बड़ा हो तो भाई ये वाला जो मेज़रमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, किसी का हाथ मेरे से छोटा होगा तो ये मेज़रमेंट कम रह जाएगा। तो ये नॉन स्टैंडर्ड मेज़र यूनिट्स की फॉर्म में आता है। ये नॉन स्टैंडर्ड तरीका है मेज़रमेंट लेने का। आप हाथ से इस तरीके से मेज़र कर कर नहीं नाप सकते। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं पैर से नापूंगी, ये एक हो गया, ये जैसे मैंने मान लिया पैर है तो ये एक मेज़रमेंट हो गया, उसके बाद ये दूसरा मेज़रमेंट हो गया, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से हम मेज़रमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि हर किसी के बॉडी पार्ट का साइज़ अलग होता है, तो मेज़रमेंट अलग अलग हो जाएगा। To overcome the inconsistencies of non-standard units, various countries developed standard units for different physical quantities and made their use compulsory. Standard units would give uniform results irrespective who uses them. तो इस चीज़ के लिए अलग अलग कंट्री ने अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट्स डेवलप किए, जिससे कि ये कन्फ्यूजन ना हो कि किसी का हाथ छोटा है तो छोटा मेज़रमेंट रहेगा, किसी का हाथ बड़ा है तो ज़्यादा मेज़रमेंट हो गया। इन एशियंट टाइम इजिप्ट, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इजिप्ट की। A certain length was taken as the standard cubit and was marked on a piece of stone. Measuring sticks equal in length to this standard were made and circulated so that the same measure of a cubit was used all over Egypt. अब देखो इजिप्ट वालों ने क्या किया कि उन्होंने एक नाप लिया, उन्होंने ये बोला कि भैया हमारा मेज़रमेंट है और हम इसे 1 क्यूबिट बोलेंगे, जैसे हम 1 मीटर 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। उन्होंने कहा ये एक स्पेसिफिक मेज़रमेंट है और इसको हम क्यूबिट बोलेंगे। ओके, उन्होंने क्या किया, एक पत्थर लिया और उसको बोला कि ये 1 क्यूबिट का है। अब इसी के जैसे बहुत सारी स्टिक्स बना दी लकड़ियों की कि देखो ये सब एक क्यूबिट की है, ये 1 क्यूबिट की है, ये 1 क्यूबिट की है। जैसे हमारा स्केल होता है इसी टाइप से इन्होंने स्केल टाइप बनाकर और पूरे इजिप्ट में फैला दिए, जिससे कि कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। छोटा वाला स्केल मेज़र करिएगा, जो मेरे पास है सेम एग्जैक्टली आपके पास होगा, उतने ही मेज़रमेंट का होगा, उतनी ही लंबाई का होगा। तो इसी तरीके से इजिप्ट में भी 1 क्यूबिट के
स्केल बनाकर बांट दिए गए. Many different countries adopted their own set of standard units. This worked fine within a country. However, the confusion continued when it came to international trade as different countries followed different standards यूनिट्स. अब ठीक है, हमारी कंट्री में ठीक है, इंडिया में इजिप्ट वालों ने जो अपने लिए मेज़रमेंट बनाया वो सही है, पर जब इजिप्ट वाले हमसे ट्रेड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. भाई उनका मेज़रमेंट अलग है, हमारा मेज़रमेंट अलग है. तो अपनी कंट्री में तो एक जैसा मेज़रमेंट करना ठीक है, पर एक जैसा मेज़रमेंट सिर्फ कंट्री में करने से काम नहीं चलेगा. एक कंट्री में, ये पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए, क्योंकि भाई व्यापार तो आप इंडिया से इजिप्ट भी करेगा, चाइना भी करेगा, जापान भी करेगा, तो सबके तो अपने अलग अलग मेज़रमेंट हो जाएंगे. तो फिर कैसे व्यापार करेंगे, किसकी बात मानी जाए? इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, एक मेज़रमेंट होना चाहिए. In 1960, the General Conference on Weights and Measures worked out a new international system of units. The objective of the new system was to promote a common system acceptable to all around the world. इसके लिए एक मीटिंग रखी गई, जनरल कॉन्फ्रेंस रखी गई. इसमें इस बात पर समझौता हुआ कि जो वज़न अब माना जाएगा पूरा विश्व उसी वज़न को फॉलो करेगा. The objective of the new system was to promote a common system acceptable to all around the world. Meter, kilogram and second are the SI units for length, mass and time respectively. इसके लिए माना गया कि लेंथ को हम मीटर में नापेंगे, मास को किलोग्राम में नापेंगे और टाइम को सेकेंड में नापेंगे. The SI units may not always be convenient for making all measurements. In such cases, we use multiples and submultiples of the base units. For example, to measure the large lengths, we use multiple units of the base unit meter, such as decameter, hectometer and kilometer. देखो, अगर हमें लंबाई नापनी है तो हमारी जो बेसिक यूनिट है, जो छोटी यूनिट है, जो बेस यूनिट है, हम उसे मान लेते हैं मीटर. पर जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, मैं मान लेती हूँ कि हमारे राज्य से, हमारी यूपी से हमें जम्मू कश्मीर तक का मेज़रमेंट लेना है कि क्या डिस्टेंस है, तो हम मीटर में नहीं उसको कर सकते. मीटर तो बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी इतना लंबा रास्ता नापने के लिए. तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे किलोमीटर, कि भाई इतने किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो बेस यूनिट मीटर है, पर इसके अलावा डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर हम यूज़ करते हैं. To measure small lengths, we use some multiples of meters such as decimeter, centimeter and millimeter. तो देखो ये बिल्कुल ऐसा है कि हमने बीच की यूनिट मान ली मीटर, यहाँ पर हो गया आपका किलोमीटर और ये सब, और यहाँ पर हो गई छोटी वाली यूनिट्स जैसे कि डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. तो ये हो गई आपकी मीटर बेस यूनिट. पर आपको अगर इससे ज़्यादा लेंथ नापनी है, ज़्यादा लंबी दूरी नापनी है, तो आप किलोमीटर में नाप सकते हैं. और अगर आपको मीटर से छोटी दूरी नापनी है तो आप डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नाप सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको कर लीजिएगा. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. With the adoption of SI units, it became easier to exchange scientific data and the results of various experiments among the scientists of different countries. Apart from the universally used SI system, there are a few other systems that are still used. तो SI यूनिट सिस्टम के अलावा भी हम बहुत सारी अलग अलग सिस्टम को यूज़ करते हैं. तो वो 3 सिस्टम्स हैं जिन सिस्टम्स को हम यूज़ करते हैं. इसको देखिएगा एक बार. सबसे पहले बात करेंगे हम लेंथ की. इसकी SI यूनिट तो हो गई मीटर, पर FPS में ये देखिए, ये इस तरीके से चलेगा. ओके, FPS देखो, लेंथ, मास, टाइम. तो FPS में लेंथ आप मेज़र करते हैं फुट में, मास करते हैं पाउंड में और टाइम करते हैं सेकंड में, इसीलिए ये हो गया FPS यूनिट. ठीक इसी तरीके से CGS यूनिट में लेंथ आप करेंगे सेंटीमीटर, मास करेंगे ग्राम और टाइम करेंगे सेकंड. तो ये हो गया CGS. C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड. अब MKS में लेंथ करेंगे मीटर में, मास करेंगे किलोग्राम में और टाइम करेंगे सेकंड में. तो M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड. तो MKS सिस्टम हो गया. ये देखिए यहाँ पर चेंज भी करके बताया हुआ है. ये आप मैथ्स में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ये चैप्टर हमने किया है, इसको आप कन्वर्ट करके देखिएगा. नाउ ये इतना सब कुछ हमने जो सीखा कि SI यूनिट, इसकी SI यूनिट क्या है, उसकी SI यूनिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है. So advantages of the SI system. The SI system has a large number of advantages.
दिस सिस्टम हैज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ यूनिट्स दैट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। एक तो ऐसा यूनिट पूरे विश्व में अपनाया गया है, यानी कि कहीं भी कन्फ्यूजन वाला कुछ नहीं है। 1 मीटर जितना हमारे यहाँ है उतना ही अमेरिका में है, उतना ही जापान में है। दिस सिस्टम टेक्स केयर ऑफ इवन वेरी स्मॉल मेजरमेंट्स। इसके अलावा इसमें बड़ी से बड़ी लेंथ मेज़र कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी क्वांटिटी मेज़र कर सकते हैं, प्लस छोटी से छोटी क्वांटिटी भी हम मेज़र कर सकते हैं। कैलकुलेशन इज ईजियर एज इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स विद इन द सिस्टम इज सिंपल। कैलकुलेशन बहुत ईजी है। मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपस में हम इन यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आर को सेकेंड में, मिनट्स को सेकेंड्स में। नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। In order to measure the length of a blackboard in a class or the length of the classroom, we need to find out how many times the standard length is contained in it. Thus, for any kind of measurement, the following are required. A suitable standard unit for measurement for the physical quantity under consideration. अगर आपको कोई चीज़ मेज़र करनी है तो सबसे पहले आपको देखनी होगी कि आपको किस चीज़ में मेज़र करनी है। अगर दूध है तो लीटर में करेंगे, लंबाई है तो मीटर में करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबाई है तो किलोमीटर में करेंगे। Estimation and correct measurement of length. It is important to know that the measurements of common things as they help you to build your estimation skills. Estimation is a rough calculation to find an approximate value of something. तो estimation भी ज़रूरी होता है, आप मैथ्स में कर भी चुके होंगे। एस्टिमेशन एक पूरा चैप्टर होता है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब होता है एक रफ कैलकुलेशन, यानी कि आप अंदाजे से बता दो, आपने एग्जैक्ट नहीं मेज़र किया हो पर आप अंदाजे से बता दें। जैसे कि कई बार आप के पापा ऐसे बोलते भी होंगे कि अच्छा कितनी दूरी है, कि भाई इतनी दूरी है, बाकी एग्जैक्ट नहीं पता पर लगभग लगभग 1 किलोमीटर होगा, लगभग 1 किलोमीटर, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरा 1 किलोमीटर हो सकता है 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो या 1 किलोमीटर से कम हो। ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है, एक रफ कैलकुलेशन है कि अंदाजे से इतना हो सकता है। Estimation skills will help you in every sphere of your life. We need to correctly measure things so that we can make life easier for us. For example, you need to know your exact weight in case your doctor needs to know it. देखो मेज़रमेंट और एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे आपने वज़न किया, आपने आज वज़न किया, अगले महीने आप डॉक्टर के पास गए, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर के कंसल्ट की ज़रूरत है, आप डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर ने आपसे पूछा भाई आपका वज़न कितना है, तो पिछले महीने जितना होगा हो सकता है उससे कम हो गया हो सकता है इससे ज़्यादा हो गया हो, पर आप एस्टिमेशन आप बता देंगे कि सर मैंने पिछले महीने किया था, मेरा वेट 45 था, तो 45 ही लगभग होगा। 45 से हो सकता है थोड़ा सा कम हो गया हो क्योंकि आप बीमार हैं, हो सकता है बढ़ भी गया हो, ओके, तो लगभग लगभग आप बता सकते हैं। तो ये सारे वो एप्लीकेशन, ये वो जगह है जहाँ पर आपको मेज़रमेंट और एस्टिमेशन की ज़रूरत पड़ती है। You need to know the correct length of the dress you are planning to get stitched by your tailor. अब आप टेलर के पास जाएंगे तो आप एग्जैक्ट उसको बताएंगे कि भाई मेरी ड्रेस की लंबाई इतनी ही करना, मेरी स्कर्ट की लंबाई इतनी ही करिएगा, मेरी शर्ट की लंबाई इतनी ही करिएगा। A cook who has the knowledge of the correct amount of spices to be added will prepare tastier dish than someone who does not have a good estimation or guess. भाई आपको पता होगा कि किस सब्जी में कितने मसाले डलने हैं, तभी तो आप अच्छा खाना बना पाएंगे, वरना तो पता चला कि नमक ज़्यादा हो गया तो कहीं मिर्च ज़्यादा हो। तो देखो अब हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मेज़रमेंट ले सकते हैं, मेज़रमेंट ज़रूरी है, पर आखिर मेज़रमेंट लें किससे? क्या वो डिवाइसेस हैं जिनसे हम दूरी नाप सकते हैं? कौन से वो डिवाइसेस हैं जिससे हम समय देख सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। डिवाइसेस यूज टू मेज़र द लेंथ। तो अगर हमें लंबाई नापनी है तो हमें क्या क्या चाहिए? Apart from different units of measurement, there are different standardized devices used to measure lengths and distances. The simplest standard device for measuring the length of a line is a ruler or meter scale. सबसे 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 easy और सबसे बढ़िया चीज़ जो हर किसी के पास अवेलेबल है, अपना पेंसिल बॉक्स खोलिए और उसमें देखिए, yes, scale. To measure the length of a ribbon AB, you will need to coincide the zero mark of the ruler with an A. Now note the reading of the point B on the ruler. It will give you the length of the AB. देखो ये बहुत अच्छी सी एक्टिविटी दी हुई है, देखो ये सब आप करते हैं, नॉर्मल है, आप इसको ये मत सोचिएगा कि पता नहीं कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है,
ये बिल्कुल वैसा है कि आपने स्केल उठाया और मैंने आपसे बोला कि एक लाइन करिए, सेंटीमीटर की करिए, यस सेंटीमीटर की कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर की करिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर तक आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ईजी है। ओके, अब आपको ये एक रिबन का टुकड़ा दिया है जिस पे एक तरफ लिखा है ए, एक तरफ लिखा है बी। आपको इसको मेज़र करना है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो जो ज़ीरो है उसको आप ए पर लाएंगे, ये ले आए आप ए पर। बी है यहाँ तक लाएंगे। ओके, ये बी में सीधी लाइन करती हूँ, ये देखिए आ गया। कितना हो गया इसकी लेंथ, 13 सेंटीमीटर। यस, पता चल गया ना आपको। इस तरीके से आप स्केल को यूज़ करके छोटी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। सेम थिंग्स कैनॉट बी यूज टू मेजर द लेंथ्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अ मेजरिंग टेप इज यूज टू टेक द चेस्ट मेजरमेंट्स एंड अ मीटर रॉड इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ। अब देखो, हर जगह हम स्केल से काम नहीं कर सकते। जब हमें चेस्ट की चौड़ाई जाननी है, भैया आपको पता है ना, जब कोई मेडिकल देने जाता है तो उसकी चेस्ट की लंबाई नापते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यस मीटर स्केल। ये एक अलग टाइप का मीटर स्केल है, इसको हम बोलते हैं मेजरिंग टेप। इससे हम मेज़र कर सकते हैं। ओके, इसे हम मेज़र कर सकते हैं। बहुत लंबा, देखो कितना लंबा है ना, ये देखो खिंचता ही जा रहा है। और फिर इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। देखो, फोल्ड भी कर सकते हैं हम। ये देखो फोल्ड कर रहे हैं ना हम लोग, ये देखो ऐसे घुमाते जाएंगे तो ये फोल्ड होता जाएगा। देखो हो रहा है ना फोल्ड, देखो ये फोल्ड हो गया। और इसको हम खींचेंगे तो ये देखो हमारे स्केल से कितना बड़ा है, ये और भी बड़ा है। मैं इसको पूरा नहीं खोल रही हूँ। तो इस तरीके से आप मेजरिंग टेप से काफ़ी लंबी लेंथ को भी मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कपड़ा मेज़र करना है तो आपने देखा होगा एक बड़ी सी रॉड यूज़ करते हैं, इतनी बड़ी लोहे की रॉड यूज़ करते हैं, उससे वो कपड़े को नापते हैं। टू मेक द करेक्ट लेंथ मेजरमेंट्स फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर आपको सही मेजरमेंट चाहिए तो किस तरीके से आपको नापना है ये आपको देखना है। कीप द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पैरेलल एंड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लेंथ टू बी मेजर्ड। तो देखिए, अगर हमें कुछ मेज़र करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मुझे नापनी है इस टेप स्टैंड की लंबाई, ये देखिए, ये मुझे इसकी लंबाई मेज़र करनी है। मेरे पास स्केल है। ओके, अब मैं इसकी लंबाई को मेज़र करूँगी। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर आपको नज़र आएंगे डिजिट्स लिखे हुए। ओके, क्या करूँगी मैं, बिल्कुल इसके पैरेलल रखूँगी जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है मैंने इसके बिल्कुल पैरेलल रखा, बिल्कुल टच करते हुए पैरेलल रखा हुआ है। ओके, और अब हम देख लेंगे इसका जो 0 पॉइंट है, ये बिल्कुल इसके यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग पे होना चाहिए इसका 0 पॉइंट। और जहाँ तक हमें इसको मेज़र करना है हम इसको अच्छे से लगा लेंगे। ओके, लगा लिया, 0 यहाँ पर हो गया। अब देखिए, जहाँ इसका लास्ट पॉइंट आ रहा है, ये देखिए इसका लास्ट पॉइंट आ रहा है 19, नहीं आगे आ रहा है, देखिए यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक आ रहा है ना, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 20। ठीक है, 20 पर आ रहा है। तो देखिए हम इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। अब देखिए, हम इसको यहाँ से नहीं देख सकते, यहाँ से गलत मेज़रमेंट आएगा। हम इसको यहाँ से नहीं देख सकते, गलत मेज़रमेंट आएगा। हमें जस्ट इसको टॉप से देखना होता है। ओके, तो देखिए ज़रा, इसमें जिस तरीके से बताया हुआ है, ये देखिए कि अगर आप इसको मेज़र करेंगे इस तरीके से तो गलत है, इस तरीके से करेंगे तो गलत है। आपको बिल्कुल इसके ऊपर से देखना है, तभी आपका जो मेज़रमेंट है वो एक्यूरेट आएगा। फिर भी गलतियां हो जाती हैं मेज़रमेंट में, तो इस गलतियों के बारे में हम पढ़ेंगे, एरर्स इन मेज़रमेंट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट, पर्सनल, इंस्ट्रूमेंटल एंड एनवायरमेंटल। तो सबसे पहले पर्सनल देखते हैं। एरर्स मेड बाय द ऑब्जर्वर वाइल टेकिंग द रीडिंग सच एज पैरेलक्स एरर। तो अगर आपने गलत एंगल से देख लिया मेज़रमेंट तो भाई गलत हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, एरर्स ओइंग टू द फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। आपने पेंसिल को अच्छे से शार्प नहीं किया है तो वो जो डॉट आप बनाएंगे वो मोटा बनेगा। इसके अलावा अगर आपका स्केल अच्छा नहीं है तो उससे गलती हो जाएगी। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स इन सब में आएंगे। एनवायरमेंटल एरर्स, एरर्स क्रॉपिंग अप ड्यू टू वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर, साउंड एंड सो ऑन। तो देखिए ज़रा, एरर क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू, कितनी वैल्यू है और कितनी आपने मेज़र की है। जितनी आपने मेज़र की है और जितनी आपकी एक्चुअल है, ठीक है, वो होता है एरर। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि मान के चलिए कोई चीज़ 20 सेंटीमीटर की थी, इसकी जो एक्चुअल थी वो 20 सेंटीमीटर की थी, पर आपने गलती से उसको 19 सेंटीमीटर देख लिया।
आपने स्केल में 20 की बजाय 19 सेंटीमीटर देख लिया, वो थी 20 सेंटीमीटर की, देख लिया 19 सेंटीमीटर, तो एरर कितना हो गया 20 माइनस 19, यानी कि 1 सेंटीमीटर का एरर आ गया हमारे पास। ओके, तो इस तरीके से आप एरर्स को निकाल सकते हैं। देखिए ये सब एक्टिविटीज़ हैं, ये तीनों एक्टिविटीज़ आप खुद करिएगा तभी आपको ये एक्टिविटीज़ समझ में आएंगी कि किस तरीके से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। ओके, तो लेंथ से रिलेटेड एक्टिविटी ही है ये, आप करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप उस एक्टिविटी का पिक क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा आपका तो हम उसको अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो अब तक हमने बात की थी सिर्फ लंबाई की। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लेंथ ही हम मेज़र कर सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट पेज पर पढ़ा था। हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मेज़र कर सकते हैं, और जिन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो चलिए और कुछ देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं मास की, वज़न की। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले तो आप मास की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये वो क्वांटिटी होती है मैटर की जो उसके अंदर कंटेन होता है। ओके, इसके अलावा इसकी ऐसा यूनिट है केजी। टू मेज़र द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ बैलेंस इज यूज्ड। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का वज़न निकालना है तो आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। देखा होगा आपने, जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं उनमें आजकल ये डिजिटल बैलेंस है, जिसमें आप सामान रखो और उसमें वो लिखा हुआ आ जाता है। उसके अलावा बीम बैलेंस भी काफ़ी पुराना है, चला आ रहा है, मेज़रमेंट इससे भी होता है। तराजू जो होती है ऐसे करके तोलते हैं, उससे हम वज़न निकाल सकते हैं। दूसरा है टाइम, यस, समय। तो ज़रा अपने आसपास देखिए, कोई क्लॉक नज़र आ रही होगी, कोई रिस्ट वॉच नज़र आ रही होगी, कुछ ना कुछ तो आपको नज़र आ रहा होगा जिससे आप टाइम को देख पाएँ। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो अपने मोबाइल में देख लीजिए, उसमें भी टाइम पता लग जाएगा। सो इट इज़ द ड्यूरेशन elapsed बिटवीन वन इवेंट एंड द नेक्स्ट। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो मास की एसआई यूनिट हो गई केजी, टाइम की एसआई यूनिट हो गई सेकेंड। Depending on the kind of event being observed, different types of instruments are used to measure time. Some of the commonly used instruments are wristwatches, clocks and stopwatches. अब टेम्परेचर, भाई आपको बुखार आ जाता है, मम्मी सबसे पहले ये चेक करती हैं कि बुखार कितना आ रहा है, कहीं ज़्यादा तेज़ फीवर तो नहीं है, या हल्की फुल्की आपको सर्दी ज़ुकाम की वजह से हरारत हो गई है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, यस, पहले आते थे वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर, अब आते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। सो इट इज़ यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। देखिए एसआई यूनिट लर्न कर लीजिएगा, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर एक्सेप्टेबल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। देखो टाइम को जैसे हम मिनट में कैलकुलेट करते हैं, आवर में करते हैं, सेकेंड्स में करते हैं, इसी तरीके से टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, उसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। नाउ मोशन एंड रेस्ट। What do you observe when you are waiting for your school bus? You see cars and buses moving away from you. When the position of an object with respect to its surroundings changes with the passage of time, it is said to be in motion. Motion मतलब हलचल। भाई कोई चीज़ आपको मूव करती हुई नज़र आ रही है, आप यहाँ खड़े हो और आपके सामने से बस निकल गई, तो बस क्या है, मोशन में है, यानी वो चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को। आप खड़े हुए हो और एक डॉग चलता हुआ जा रहा है, यस, डॉग मोशन में है क्योंकि डॉग अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। सो द कार्स एंड बसेज आर इन मोशन एज दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग अवे फ्रॉम यू. When the position of an object with respect to its surroundings does not change with the passage of time, it is said to be stationary or at rest. पर कोई चीज़ है वो रखी हुई है, देखो ये है मेजरिंग टेप, रखा हुआ है, अपने आप तो नहीं हिलेगा, रखा हुआ है, ठीक है। क्या पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ सेकंड्स निकल गए, क्या अब इसने अपनी पोजीशन चेंज की? नहीं की, ठीक है। जब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पोजीशन पर है। सो द हाउसेज एंड ट्रीज अराउंड यू आर एट रेस्ट एज दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यू। नाउ टाइप्स ऑफ मोशंस। अब जो हलचल होती है, जो चीज़ें मूव करती हैं, वो भी अलग अलग तरीके से करती हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे। Look at various moving objects around you. You will see a car moving on the road, a boy moving down a slide, a fly buzzing around, a train moving on the track, the moving blades of an electric fan and the swinging motion of the pendulum of a clock. अपने आसपास ही देख लो,
बस अलग तरीके से चल रही है, बच्चा है वो ऐसे करके झूल रहा होगा। ओके, इसके अलावा पंखा, यस देखो ये फैन कैसे गोल घूमेंगे, यस गोल गोल, देख रहे हैं आप, इसके ब्लेड्स अलग तरीके से मूव करेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर घड़ी होती तो भी मैं आपको दिखाती कि घड़ी किस तरीके से मूव करती है। अब आप बोलोगे मैम घड़ी तो कहीं नहीं जाती है, मैं मानती हूँ घड़ी कहीं नहीं जाती है, पर उसका पेंडुलम तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है। So you will find that different objects show different types of motion. The motion shown by these objects can be divided into different types as discussed below. तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से motions होते हैं। सबसे पहले translational motion. An object is said to have translational motion when all parts of the object move the same distance in a given time. This kind of motion can be categorized into two kinds, like rectilinear motion and curvilinear motion. तो ऐसा मोशन, कैसा मोशन, जब किसी ऑब्जेक्ट के सारे पार्ट्स एक जैसा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप एग्जांपल ले लीजिए रेक्टिलिनियर मोशन का। सो इफ ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कवर द सेम डिस्टेंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन अ गिवन टाइम, इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर मोशन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन को लीनियर मोशन। जब स्ट्रेट लाइन में कोई भी चीज़ मूव करती है, बिल्कुल सीधी सीधी चलती है, और उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो भी उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से चलते हैं, उसी टाइम पीरियड में चलते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक विल हैव अ रेक्टिलिनियर मोशन। बिल्कुल एक ट्रेन है वो सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, तो हम उसको बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा है कर्विलिनियर मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व में मूव कर रहा है, यानी कि सीधा नहीं जा रहा है, उसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, तो हो गया वो कर्विलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स एट एन एंगल विद हैव कर्विलिनियर मोशन। सिमिलरली, अ ट्रेन मूविंग अलॉन्ग अ कर्व्ड ट्रैक शोज कर्विलिनियर मोशन। तो देखो ये ट्रेन है, ये सीधी जा रही थी, देखो ये सीधी जा रही है, तो ये हो गया रेक्टिलिनियर यानी कि लीनियर मोशन। अब ये टेढ़ी हो गई, ये देखो कर्व टाइप में मूव कर रही है, तो ये हो गया कर्विलिनियर मोशन। ठीक इसी तरीके से अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हो और आपको बास्केट में बॉल को डालना है, तो देखो आप इस तरीके से करेंगे ना, ये हो गया आपका कर्विलिनियर मोशन। सीधी तो नहीं जा रही है ना, नहीं सीधी तो बिल्कुल नहीं जा रही है, कैसी जा रही है, टेढ़ी जा रही है, इस तरीके से एंगल बनाकर जा रही है, तो ये होगा आपका कर्विलिनियर मोशन। दूसरा है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जैसे कि पंखा घूमता है ना, गोल 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 गोल, वैसा होता है रोटेशनल मोशन। When all points on a moving object move about a fixed point or axis of rotation, it is said to have rotational motion. देखो पंखा तो पूरा कहीं नहीं जा रहा ना, पंखा तो अपनी जगह पर है, उसकी जो ब्लेड्स हैं वो घूम रहे हैं। ओके, तो अपने ही एक्सिस पे जो गोल गोल घूमना होता है उसको बोलते हैं हम रोटेशनल मोशन। The distance of any point on the object from the fixed axis always remains the same. For example, a ceiling fan shows rotational motion. Now, oscillatory motion. So, observe the motion of the pendulum of a clock. You will see that the pendulum of a clock moves from one end to the another about a mean position or rest position. आप एक पेंडुलम को चलते हुए देखिए, पेंडुलम जो घड़ी का पेंडुलम होता है नीचे से ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, उसको देखिए, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. So it is a motion in which an object moves to and fro about a mean or rest position, यानी कि आगे पीछे होता रहता है। जैसे कि आप झूला झूलो, ये देखो ये झूला झूल रही है, ये यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ से वापस जाएगी, तो क्या होगा, पहले यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ, तो इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा है आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, if both oscillatory and rotational motions, the object repeats its motion after a fixed interval of time. This motion is referred to as periodic motion. For example, motion of earth around the sun. तो भाई रोटेशनल मोशन हो रहा हो या ऑसिलेटरी मोशन हो रहा हो, वो हो एक फिक्स टाइम में रहा हो। जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो सूरज का चक्कर लगाती है, वो फिक्स टाइम है। ओके, फिक्स टाइम है, तो भाई ठीक है, जब सूरज का चक्कर फिक्स टाइम में लगा रही है तो वो हम कैसा बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन एक ही स्पीड से घूमते हैं। मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। मोशन ऑफ अ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन। जो मशीन होती है ना, सिलने वाली, कपड़े सिलने वाली मशीन होती है, उसकी भी आप निडल को देखिएगा, ऊपर नीचे होती रहती है, अब फिक्स टाइम में होती है। ऐसा नहीं है कि पहले एक बार धीरे हो गई, फिर एक बार तेज हो गई, फिर धीरे हो गई, फिर तेज हो गई। मोशन ऑफ अ स्विंग।
The objects that do not repeat their motion after a fixed interval of time are said to have non-periodic motion. अब ऐसा मोशन जो पहले स्लो हो रहा है, फिर तेज हो गया, फिर तेज हो गया, पहले 5 मिनट धीरे चला, फिर अगले 5 मिनट बहुत तेज़ी से चल दिया, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि आप साइकिल लेके निकले, पहले 5 मिनट में आपने 200 मीटर ट्रैवल कर लिया, 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, और अगले 5 मिनट में आपने 1 किलोमीटर का कर दिया, आपने तेज़ चलाई, उसके बाद फिर ट्रैफिक आ गया, आपने धीरे धीरे चलाई, तो वो हो गया नॉन पीरियोडिक मोशन. The objects moving in a straight line and children playing in a park show non-periodic motion. Now random motion. The type of motion in which an object does not move along a fixed path or direction is called a random motion. कहीं भी उठ के चल दो, कहीं भी कुछ भी कर दो. The movement of a fly in the sky, भाई जो अगर मक्खी है वो उड़ रही है, तो क्या वो ये देख रही है कि नहीं मुझे सीधे चलना है या मुझे उल्टे ही चलना है? नहीं, उसका जब मर्जी होगा वो तेज़ चल देगी, कहीं भी मुड़ जाएगी, कहीं भी रुक जाएगी. ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन. Now more than one kind of motion. So most objects which we see in our daily lives perform more than one kind of motion at the same time. For example, a ball rolling on the floor shows rotational motion as well as rectilinear motion. तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में एक ही मोशन होता है, अलग अलग टाइप के मोशन भी रहते हैं एक ही चीज़ में. जैसे कि अगर हम अर्थ की ही बात कर लें तो अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूम रही है और अर्थ सन के भी चारों तरफ घूम रही है, तो कर्व में घूम रही है, रेक्टिलिनियर मोशन भी शो कर रही है. तो देखो अर्थ के ही कितने सारे मोशंस हो गए. तो जब एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे मोशंस देखने को मिलते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन. नाउ द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. In older times, people used to travel from one place to another on foot. As they domesticated animals, they started to use them for transportation and for traveling faster between two places. तो देखो ये तो हम सिविक्स में भी पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि पहले के लोग जो डिस्टेंस ट्रैवल करते थे वो पैदल चलकर करते थे. पहले ट्रेन्स नहीं थी, एरोप्लेन्स नहीं थे. पर जैसे जैसे लोगों ने जानवर पालने शुरू किए तो लोगों ने उन जानवरों को यूज़ करना शुरू किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए. द रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवलिंग केम इन विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील. और जैसे ही व्हील का आविष्कार हुआ, जैसे ही व्हील तैयार हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन और ज़्यादा बढ़ गया. व्हील कार्ट्स वर द फर्स्ट व्हील्ड व्हीकल्स इन हिस्ट्री. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. Gradually chariots were attached to animals and were used for transportation and traveling. तो ये देखिए ये chariot है, ये पीछे बग्गी होती थी और इस बग्गी को किसी भी जानवर से पीछे बांध दिया जाता था. ये जानवर आगे आगे चलता था और पीछे से सामान लेता हुआ चलता था. A very important turnaround in transportation history came with the invention of steam powered engines. जब आगे और ज़्यादा तरक्की हुई, डेवलपमेंट हुआ, तो स्टीम इंजन भी आ गए. इंजन इज अ मशीन दैट चेंजेस everything into force and motion. The first train with the steam engine came approximately 300 years ago. पहला steam engine दौड़ा था 300 साल पहले. Soon more advanced engines with petrol, diesel and electricity were invented. तो पहले जो इंजन था वो स्टीम से चलता था, पर फिर उसके बाद पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन आ गए. These made travel very fast and drastically reduced the travel time. भाई जितना तेज ये दौड़े उतना ही इन्होंने ट्रैवल करने का टाइम भी कम कर दिया. अब आज देखो अगर आप बग्गी से जाएंगे तो सोचो कितने टाइम में जा पाएंगे यूपी से जम्मू कश्मीर, पर क्योंकि अब फ्लाइट है आप बहुत जल्द वहाँ तक पहुँच सकते हैं. Today there are fast moving trains involving the principle of magnetic levitation. Aeroplanes are the fastest mode of transport that have significantly reduced the time taken to travel between two places. तो एरोप्लेन्स फास्टेस्ट मीन्स है ट्रांसपोर्ट का जो कि आपको जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है. नाउ वी हैव कंप्लीटेड विद द चैप्टर. This chapter is going to come in your periodic test, so prepare it well, fill all the exercises of this chapter so that you can do the question paper you are provided with on the WhatsApp group. Then you can try to find out the answers of this question. Next class में हम करेंगे next chapter. Till then, bye bye.